इस कार्यक्रम में स्वागत है यासीन ढेडा का, जो कि एक नौजवान है, युवा है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि युवा हमारे देश की बैकबोन है। आप गुजरात से हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ कामयाब बिजनेसमैन हैं, और उसके साथ साथ राजनीति में भी उनकी दिलचस्पी है। तो आइए ऐसे मौके पर हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से समाज की अलग अलग विभिन्न किस्म की जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। यासीन ढेडा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये बताइए कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप कामयाब बिजनेसमैन हैं और राजनीति की भी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। तो आप ये सब वक्त कैसे निकाल पाते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने हमको आपकी ये मेमोदुनिया.com के इंटरव्यू में शामिल किया। तो हम स्कूब एंड मेमोदुनिया.com दोनों में। दूसरी बात, ये जो सोशल एक्टिविटीज़ की बात है, तो मुझे सोशल एक्टिविटी में लाने वाले हमारे खास नईम भाई हैं। जब मैं कॉलेज में था तब से उन्होंने मुझे, हमारे एक वहाँ पे संस्था है मुस्लिम कुतुबखाना, मुझे उन्होंने वहाँ पे लिया एज ए टीम मेंबर। फिर उनके नीचे में वर्क करते करते थोड़ा पॉलिश हुआ, तो फिर मैं कॉलेज का इलेक्शन लड़ा और जीएस बना हुआ था। फिर एनएसयूआई में जनरल सेक्रेटरी बना, और बचपन से मैं स्टॉक मार्केट का बिजनेस से रिलेटेड हूँ। तो फिर मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रहा था, धीरे धीरे खुद का कंपनी स्टार्ट किया, और 16 साल की उम्र में मैं यंगेस्ट स्टॉक एडवाइज़र के रूप में इंडिया में अपना कंपनी स्टार्ट किया, carefin.com। आज मैं उसका सीईओ हूँ। एंड लास्ट ईयर मुझे जी बिजनेस के तौर पर मुझे बेस्ट स्टॉक एनालिसिस का अवार्ड भी मिला था, यहाँ मुंबई में ही। जी, तो ये स्टॉक मार्केट के ताल्लुक से बात की जाती है कि ये सब चीज़ें हवा में ज़्यादा है, ग्राउंड लेवल पर या रियलिटी में कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि जो लोगों के हाथों में कुछ चीज़ें नहीं, रहती ऐसा है। कुछ नहीं है। लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर जब प्रॉफिट कमाने की बारी आती है तो प्रॉफिट कमा लेते हैं, फिर वो प्रॉफिट को घर पे नहीं लेके जाते हैं, वो पैसा फिर से इन्वेस्ट ही करते हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ लोगों से कि आप प्रॉफिट कर लो तो निकल जाओ, फिर वेट करो, फिर जब आपको डाउनफॉल मिले, कुछ ऐसा आपको रीजन मिले, तब आप बाई करो। लेकिन लोगों का क्या है, घर पे पैसा नहीं ले जाते, वही लेवल पे दूसरे ले लेते हैं, फिर मार्केट डाउन आते तो बोलते हैं कि हमने लॉस किया। अगर स्ट्रेटेजी चेंज की जाए तो माशाल्लाह प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप राजनीति भी जानते हैं, शेयर बाजार भी जानते हैं, तो आप देखते हैं कि कभी कोई बजट आया होता है तो अचानक कभी ग्राफ आपके राजनीति का या आपके शेयर बाजार का ऊपर चला जाता है। तो आखिर ये क्या कारण होते हैं इसके? देखो, इंडिया हाल के दिनों में इंडिया वन साइड जा रहा है। इंडिया का इकोनॉमिक ऐसा है कि सब लोग इंडिया में अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडिया का इकोनॉमिक ऐसा, यहाँ पे जितना पैसा है इतना कहीं भी पैसा नहीं है। और जब बात आती है इकोनॉमिक की, तो देखो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लोग जितना पैसा कमाते हैं सामने उतना खर्च भी करते हैं, और दूसरे देश में इतना नहीं है। यहाँ के टूरिस्ट आप देखो तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग घूमने फिरने जाएंगे, तो यहाँ पे इन्वेस्ट के कारण रिटर्न मिलता है। तो अगर कोई ऐसा मेजर इश्यू आ गया, एफआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैन का या कुछ भी, तो उसका इफेक्ट इकोनॉमिक पे आता है, वो इकोनॉमिक का इफेक्ट डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पे आता है। लेकिन वो रीजन रहता है मार्केट में बाइंग करने का, क्योंकि एक रूल्स है कि बाय ऑन नेगेटिव एंड सेल ऑन पॉजिटिव। लेकिन लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव पे बाई करते हैं, नेगेटिव में सेल करते हैं, उल्टा करते हैं। जी। तो दुनिया में आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों में कि रिसेशन काफ़ी हावी रहा, लेकिन हमारा देश उससे बचा रहा। उसके क्या कारण है? उसका कारण ये है कि ये देश में लोग कमाते भी है, साथ में सेविंग भी करते हैं। गोल्ड है, ज्वेलरी है, फिर रियल स्टेट है, तो उनको उनको पता रहता है कि अगर कोई ऐसा रिसेशन आया तो हम उसको हैंडल कर सकेंगे। और दूसरी बात, उनका ये जो लाइफस्टाइल है वो चेंज नहीं होती। दूसरी जगह पे क्या करते हैं कि लोग घूमना बंद कर देते हैं। 2011-12 में बहुत डाउन मार्केट था, इकोनॉमिक मंदी थी, सब जगह पे बोल रहे थे कि अब इंडिया का जो रेटिंग है वो अभी 222 है, वो माइनस हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। उसका रीज़न क्या है कि लोगों के पास सेविंग रहती है, वो सेविंग के जरिए वो अपना जो फील्ड है, अपना जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज नहीं होती। तो उस हिसाब से हमारा बैलेंसेस ऐसे ही रहता है, क्योंकि हर एक आदमी कस्टमर है कहीं ना कहीं, जो भी बिजनेसमैन है वो भी कहीं ना कहीं कस्टमर है। तो ये अपना चेन चालू ही रहता है, और इंडिया के इस हिसाब से इकोनॉमिक पे इतना इफेक्ट नहीं आता जितना मेजर दूसरे देशों के इकोनॉमिक आता है। जी, ये तो ही समाज से लेने की बात कि किस तरह से आप कमा रहे हैं, किस तरह से एक बिज़नेस कर रहे हैं। उसके साथ-साथ जो समाज को आप दे रहे हैं, समाज सेवा जो आप कर रहे हैं, तो क्या ज़िम्मेदारी आपकी देश के प्रति और सब आपके जमात के प्रति आपके ऊपर है? अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है सोशल एक्टिविटी, तो पहले उसको अपने घर से चालू करनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ।
आप देश को बदलना के चालू करेंगे, समाज को बदलेंगे, लेकिन आप खुद नहीं बदलोगे तो उसका कोई रीजन नहीं है। तो पहले घर से स्टार्ट करो, फिर आप देखो कि ये क्या मैं सही हूँ। अगर मैं आपको आपके सामने उंगली करता हूँ तो 3 उंगली मेरे सामने आती है। तो पहले मुझे ये देखना चाहिए कि मैं सही हूँ। अगर मैं सही हूँ तो ही मुझे दूसरों के सामने उंगली उठानी चाहिए। तो उस हिसाब से हम सोशल एक्टिविटी में जाते हैं तो लोगों की क्या, उनकी नीड्स क्या है, वो नीड के हिसाब से वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको क्या अच्छा लगता है, मेरा कहीं फोटो आ जाए, मेरा कहीं वो आ जाए, उस वो की आप सोशल एक्टिविटी की जगह पे आप ग्रास रूट लेवल की सोशल एक्टिविटी करोगे तो उसका बेनिफिट लोगों को होगा और आपको बेनिफिट अल्लाह देने वाला है। क्योंकि कोई नहीं देख रहा है तो कोई बात नहीं, वो देख रहा है। आप अच्छा करोगे तो भी देख रहा है, बुरा करोगे तो भी देख जी, रहा है। वहाँ अकाउंट आपका जमा हो रहा है हाँ पॉजिटिव। जी हाँ जी, हाँ। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ आपके ऊपर जो है राजनीतिक जिम्मेदारी भी आप पूरी कर रहे हैं। तो आप किस पार्टी से जुड़े हैं? और पहले आप ये दर्शक को बताइए किस पार्टी से जुड़े हैं, फिर हम और सवाल मैं करेंगे। यूथ कांग्रेस से भी जुड़ा हूँ, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ, प्लेटा दोरा असेंबली का। जी, तो अब गुजरात की बात आपकी, तो आप देखते हैं कि देश में एक हवा बना हुआ है हाँ। कि किस तरह से एक सरकार जो है देश में आने वाली भविष्य के प्रधानमंत्री बनने वाले गुजरात के, ऐसा एक हवा बना हुआ है। तो उसकी रियलिटी क्या है ग्राउंड लेवल? देखो वो तो क्या है कि वो एक रूल्स है। गुजराती में एक कहावत है हाँ। कि चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग। जी तो वो भी एक चमत्कार चालू है जी तो लोग उसको नमस्कार कर रहे हैं। जी लेकिन रियलिटी क्या है वो गुजरात के लोगों को पता है, जी बाहर के लोगों को नहीं पता है कि गुजरात की हालत कैसे है। गुजरात में भी जो भी बच्चा पैदा होता है तो वो 24,000 रुपये उस पर कर्ज के साथ पैदा होता है। जी जी। तो अगर आप समझ लो कि आप कोई कंपनी के सीईओ हो, समझो आप, और आपके पास कंपनी चलाने की जिम्मेदारी देगी तो आप हाई प्रोफाइल पार्टियां करेंगे, ये करेंगे, तो वो तो आपका नाम होगा, लेकिन कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है वो कुछ किसी को पता नहीं है। गुजरात का जो डेवलप है वो कोई एक प्रॉपर व्यक्ति के हिसाब से नहीं है, वहाँ के लोगों की जो मेहनत है, वहाँ के लोगों का जो नजरिया है काम करने का उस हिसाब से है। लेकिन वो तो क्या है कि वो बोलते हैं कि किसी एक अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने किया है, मैंने किया है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ के लोगों ने ही किया है। और गुजरात का डेवलप अभी नहीं हुआ है, 1996 से जब भरत सिंह सोलंकी के पिता माधव सिंह सोलंकी थे तब से वहाँ के डेवलप चालू है। अभी तो गुजरात बहुत पीछे है, उस टाइम तो गुजरात टॉप 5 में आ रहा था, अभी डेवलप के हिसाब से 8वें नंबर पे है गुजरात। जी, जैसे आपने कहा कि कर्ज में पैदा होता है बच्चा वहाँ हाँ का, तो ये आंकड़े भी सामने आए कि 10 साल पहले जितना कर्ज था 33 लाख करोड़ कुछ कर्ज था, अब वो कर्ज बढ़ के जो है लगभग 200 करोड़ के लगभग कर्ज गुजरात के ऊपर हो गया। तो आप भविष्य में देश का भविष्य कैसे देखते हैं? आने वाले मतलब जो चुनाव चल रहे हैं, आगे आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार देखो बनेगी? देखो लीडर कैसा होना चाहिए, सरकार किसी की भी बने, लेकिन लीडर कैसा होना चाहिए कि जो हम में बिलीव करे। जी मैं में बिलीव नहीं कर रहा, आई नहीं वी। जी तो यहाँ पे ईगो की बात आ जाती है। वो क्या बोलता है, मैं, जहाँ पे मैं होता है वहाँ पे कुछ नहीं होता। हम बोले हुए तो काम होगा। अभी देखो आप टीवी में ऐड दे रहे हो तो पर्टिकुलर व्यक्ति की सरकार की बात आ रही है, नॉन पार्टी। तो जो पार्टी ने उसे अब इतना बड़ा स्टेज दिया है, अब वो पार्टी को भी वो स्टेज नहीं दे रहा है। ओनली मी, मुझसे सब है, मैंने किया है, मैं करूंगा, मैंने ये किया है। वो बोलता है कि गुजरात के खेरूत के पास मारुति फ्रंटी है। अरे खेरूत के पास मारुति फ्रंटी लेके खेरूत क्या करेगा, उसको तो ट्रैक्टर चाहिए। वो फ्रंटी से लेके थोड़े खेती खेत करेगा। अच्छा, आपने इशू छेड़ा। ये कहा गया है कि किसानों के ताल्लुक से बात है कि काफ़ी किसानों की ज़मीनें छीन छीन कर जो है उद्योगपतियों को बेची गई है गुजरात के अंदर, और विकास की जो बात है वो उद्योगपतियों का विकास हुआ है। ये कहाँ तक सच है ये बात? देखो जमीन, आप जो लैंड की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ किसी जो गुजरात की स्कीम है जिसको 100 वार का प्लॉट बोलते हैं, अगर कोई एप्लीकेशन करता है तो उसको 100 वार का प्लॉट नहीं मिलता। अगर 200 एप्लीकेशन आई है तो 2 बंदे को मिला है। लेकिन अगर कोई उद्योगपति बोलता है कि मुझे जमीन चाहिए तो 1 रुपीज एकड़ के हिसाब से ट्राई पे दे देते हैं। कच्छ में कितने को दी, बहुत सारे इनके पार्टी के लीडर को वहाँ पे दी गई है। और दो गुजरात का अडानी को लेकर बात आती है, अदानी को लेकर। अंबानी बहुत सारे। लेकिन बात क्या है, हम इकोनॉमिक कोई डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। उद्योग बढ़ेगा तो व्यापार आएगा। लेकिन गुजरात में क्या है कि जो लोग गुजरात में उद्योग करने आते हैं वो गुजरात के लोगों को नौकरियां नहीं देते। जब एमओयू साइन होता है तो उसमें लिखा होता है कि यहाँ के रूरल एरिया को जो लोग हैं उनको पहले आपको जॉब देनी चाहिए, लेकिन वो देते नहीं है, बाहर से लोग काम करते हैं। तो वो क्या इश्यू है? अगर आप सही में गुजरात के लोगों की आपको फिक्र है तो आप उसको बोलो कि गुजरात के लोगों को नौकरियां दें।
नहीं तो आप उसको बैन कर दो, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि उनको वहां से फंड आ रहा है, लॉट ऑफ फंड आ रहा है, उस हिसाब से नहीं हो रहा है। ये थे यासीन डेढ़ा जो कि कह रहे थे कि मैं नहीं हम, और हमारे देश का संविधान भी कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसी में विश्वास रखते हुए हम इनका शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने समय निकाला हमसे बातचीत करने का। फिर किसी समय यासीन डेढ़ा हमसे फिर आपसे बातचीत करेंगे, और 2014 के लिए जो कि चुनाव चल रहे हैं, आपकी सरकार के भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं बहुत बहुत। आप देखते रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम को। फिर किसी खास शख्सियत के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा।